नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। आज संविधान दिवस है, वो दिन जब देश अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और अधिकारों का उत्सव मनाता है। इस मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में खास समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ, जिसमें उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और दोनों सदनों के सांसद शामिल हुए। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस समारोह में मौजूद थे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तहत राष्ट्रपति मुर्मू ने 9 भाषाओं में संविधान का अनुवादित संस्करण जारी किया और इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि महिला सशक्तिकरण, आर्थिक सुधार, राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के दिन को गौरव का दिन बताते हुए संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम एक ओपन लेटर भी लिखा। संविधान हमें राष्ट्रहित और अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है। दूसरी तरफ मोदी विरोधी पार्टियों ने वही रटा रटाया नैरेटिव गढ़ा। मोदी सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि हमारा संविधान खतरे में है, लोकतांत्रिक संस्थाएं दबाव में काम कर रही हैं, सरकार असहमति की आवाज कमजोर करने में लगी है, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, संघवाद को ध्वस्त किया जा रहा है। विपक्ष के आरोपों पर सरकार का कहना है कि झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अब सवाल है कि सच्चाई क्या है? संविधान के नाम पर जनता को कौन भ्रमित कर रहा है? संविधान और लोकतंत्र को खतरे में बताकर मोदी सरकार पर निशाना साधने वाली पार्टियां क्या कर रही हैं? मोदी विरोध में बिना सत्य और तथ्य के संवैधानिक संस्थाओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। एक तरफ ये नैरेटिव है, चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन अभियान का सिर्फ विरोध ही नहीं हो रहा, हिंदुस्तान की नींव हिलाने की धमकी तक दी जा रही है। एसआईआर को आग से खेलने वाला बताया जा रहा है। बीएलओ यानी ब्लॉक लेवल ऑफिसर को कमरे में बंद करने की धमकी दी जा रही है और ये नेता लॉ मेकर खुद कह रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए नई बाबरी मस्जिद के पोस्टर लहराए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं राहुल गांधी जी से, ममता बनर्जी से, अखिलेश यादव से, उन नेताओं से जो संविधान और लोकतंत्र को खतरे में बता रहे हैं, क्या इसी तरह संवैधानिक संस्थाओं को धमकी देकर वो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ेंगे? ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, क्या सचमुच संविधान खतरे में है या मोदी से सीधे चुनाव नहीं जीत पाने की वजह से विरोधियों की राजनीति खतरे में है? ये सवाल आज पब्लिक का। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हुआ। इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। उससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने इस दिवस को यादगार बनाने की पहल नहीं की थी और अब मोदी विरोधी पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं। ममता बनर्जी, राहुल गांधी, खड़गे, स्टालिन, अखिलेश यादव सभी लोकतंत्र और संविधान को खतरे में बता रहे हैं। सुनिए किसने क्या कहा। আমরা দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। आज विडंबना ये है कि जो लोग कभी संविधान से ज्यादा मनुस्मृति को मानते थे, सत्ता में आने के बाद उसी संविधान को अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इस बात की चिंता है कि क्या इस देश में संवैधानिक व्यवस्था कायम रहेगी नहीं रहेगी, लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। संविधान दिवस मनाने वाले भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा ठेस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान को पहुंचाया है।
जो सबसे बड़ा अधिकार है आज हमारे वोट का, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, SIR के बहाने करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, मोदी विरोधी पार्टियों को सचमुच संविधान की चिंता है क्या? क्या सिर्फ संविधान की किताब लहराने से संविधान बच जाएगा? क्या संवैधानिक संस्थाओं को हर रोज टारगेट करने और धमकी देने से संविधान और लोकतंत्र बचेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस देश में मोदी विरोध के नाम पर ऐसा होता दिख रहा है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो अपने अधिकारों के मुताबिक देश में वोटर वेरिफिकेशन अभियान चला रहा है, तो फिर संविधान की चिंता करने वाली राजनीतिक पार्टियां छाती पीट पीट कर विरोध क्यों कर रही हैं? क्या ऐसा मान लिया जाए कि जहां आपके मन मुताबिक काम हो तो संविधान सही, लोकतंत्र सही, और अगर ट्रांसपेरेंसी से एक्शन लिया जाए, घुसपैठियों को वोट देने के अधिकार से हटा दिया जाए, तो फिर वोट बैंक छीनने का खतरा, संविधान, लोकतंत्र सब खतरे में आ जाता है? ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि वोटर वेरिफिकेशन का विरोध ही नहीं हो रहा, बल्कि खुल्लम खुल्ला धमकी भी दी जा रही है। खुद सुनिए। 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না, শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে, আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। ইলেকশনের পরে আমি একটু দেশটা চষে বেড়াবো। सही नाम होना चाहिए, नाम की कटौती होगी, आग से खिलवाड़ होगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। SIR हम लोग लागू नहीं होने देंगे। SIR का साइड इफेक्ट बिहार में हुआ है, और मैं देखिए कल अपने विधानसभा में मैंने लोगों को सचेत किया, आगाह किया है कि आप लोग किसी कीमत पर SIR लागू नहीं होने दीजिए। आप लोग अगर कोई BLO अगर आपके पास आता है तो उसको अगर नाम काटने आता है, सुन लीजिए मेरी बात, अगर वो जबरन आपका नाम काटता है तो हमको आप बुलाइए, उसको बंद करके रखिए, हम चाबी खोल देंगे। विरोधी मोदी सरकार पर लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में जुटे हैं। मोदी का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित और सशक्त राष्ट्र बनाना है। भारत की अर्थव्यवस्था इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी है। मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष में $4 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर जाएगी। अभी भारत $3.9 ट्रिलियन की GDP के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आर्थिक मोर्चे पर यह खबर उस वक्त आई जब ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 50% तक का टैरिफ लगाया है। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल। पब्लिक का सवाल नंबर 1, क्या संविधान खतरे में है? ये सचमुच सच बता रही है विरोधी दल, या मोदी विरोधियों की सियासी दुकान खुद खतरे में है? सवाल नंबर 2, संविधान दिवस पर संविधान खतरे में है वाला नैरेटिव चुनावी हार की हताशा या कुछ और? सवाल नंबर 3, क्या संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट और धमकी देकर संविधान बचाएंगे मोदी विरोधी? और सवाल नंबर 4, क्या मोदी विरोधी संविधान की किताब लहराएंगे लेकिन संवैधानिक समारोह से कन्नी काटेंगे? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश जी, मलूक नागर सचिव हैं RLD के डॉक्टर अजीज खान साहब, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के डॉक्टर सुधा मिश्रा, नेता है कांग्रेस पार्टी की स्वयं प्रकाश पुरोहित, प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस के, कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल डॉक्टर अजीज खान को जाता है। डॉक्टर अजीज खान, ऐसा क्या हुआ कि अब फिर संविधान खतरे में आया है? ये 2024 से आप बार बार देश को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो संविधान है इसको इतनी इज्जत पहले क्यों नहीं दी गई? अगर संविधान से इतनी मोहब्बत थी तो फिर 2015 के बाद जब नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस बनाया तभी क्यों याद आया?
उससे पहले की कितनी वारदातें मैं आपको याद दिखा दूं। लेकिन आज क्या धमकी देना, जो 8 बार वोटर वेरिफिकेशन हो चुका है पिछली सरकारों में, उस वोटर वेरिफिकेशन को आज गैर संवैधानिक ठहराना, ये कहां तक सही है? देखिए नाविका जी, सबसे पहले तो आज संविधान दिवस है और मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत मुबारकबाद दूंगा और दे रहा हूं दिल से। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं, जिनको संविधान पर यकीन नहीं है, यकीनन यकीन नहीं है, मैं उनके लिए सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि इस देश का हर नागरिक जो वोटर है, इस देश का रहने वाला है, क्योंकि आर्टिकल 326 ये कहती है कि जो इस देश का वासी है उसको वोट देने का अधिकार है, उसे वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर जो लोग सत्ता में बैठे लोग हैं उनके अधिकारों का अगर हनन करते हैं तो ऐसी व्यवस्था में यकीनन संविधान की जो रूह है, जो आत्मा है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह बहुत दुख की बात है। एक बात आज मैं देख रहा हूं कि जो SIR 2003 में 2 साल में हुआ था, अचानक SIR जो ये हो रहा है, अभी कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई चुनाव नहीं है उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में, 1 महीने में आप देखिए तमाम BLO प्रेशर में है, दबाव में है, आत्महत्या कर रहे हैं। लगातार कई प्रदेश में तमाम BLO कोई जहर खा के मर रहा। अभी गोंडा में जहर खा के आप देखिए BLO ने आत्महत्या कर लिया, फतेहपुर में आत्महत्या कर लिया। इतनी जल्दबाजी क्या है? जो स्टेक होल्डर्स है, जो सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, जो स्टेक होल्डर्स है पार्टियां, उनसे राय मशवरा नहीं किया, सलाह नहीं लिया। और आज बीजेपी एक चीफ इलेक्शन कमीशन का, जो ECI का, वो किस तरह वकालत करती है? क्या इसको नहीं चाहिए कि हर वोटर जो इस देश का वोटर है उसका वोट छूटने ना पाए? क्यों आखिर जो सत्ता में बैठे लोग हैं क्यों इतनी जल्दबाजी मचाएं? अजीज खान साहब, मैं तो आपके साथ सहमत हूं कि जो भी भारत का रहने वाला है, नागरिक है, उसका वोट रहना चाहिए। आप बार बार कह रहे हैं अगर उसका वोट कटा, अगर उसका वोट कटा, अगर उसका वोट कटा तो सड़क पर आइएगा अगर आपकी कंप्लेंट कोई ना सुने। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ नहीं मगर आप इतना संविधान खतरे में बचा रहे हैं, ये कैसे हो गया? अब गुरु प्रकाश जी मुझे बता दीजिए, 2003 में या इससे पहले 8 बार जब भी SIR या वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हुई थी, उस वक्त कौन सी सर्वदलीय बैठकें हुई थी? जरा मुझे याद दिला दीजिए, याद नहीं आ रहा। अजीज खान साहब को भी याद दिला दीजिए, शायद इनकी भी याददाश्त खो गई है। नहीं नाविका जी, मैं तो बिहार से लाइव हूं और बिहार में अभी भी एक्सरसाइज हुए हैं और SIR की एक्सरसाइज में राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष, सबने इक्वली पार्टिसिपेट किया है। ऑन रिकॉर्ड आप कहिए तो कांग्रेस पार्टी के औरंगाबाद जिला के अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि SIR का प्रोसेस बहुत ही ट्रांसपेरेंटली हो रहा है, SIR के प्रोसेस में बहुत ही पारदर्शिता है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं के व्यूज को एको किया है। अभी कहा जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, शब्दशः मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आपके और आपके दर्शकों के लिए कोट करना चाहता हूं, दैट SIR which is being conducted by Election Commission of India is as per Article 324, 325, 326. SIR एक पूर्णतः संवैधानिक प्रक्रिया है, SIR एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, ये कोई पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। और नविका जी, आप तो वरिष्ठ हैं, आप तो बिहार में चुनाव में आई भी थी, कितने क्लेम्स आए थे, कितने ऑब्जेक्शंस आए थे? और ये बिहार की बात कर रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। बिहार का एक विशेष स्थान है राजनीतिक चेतना में, राजनीतिक जागृति में। बिहार नालंदा विक्रमशिला की भूमि है, बिहार लोकतंत्र की जननी है, बिहार जयप्रकाश नारायण की भूमि है, बिहार जननायक कर्पूरी ठाकुर की भूमि है। और उस बिहार में आपको लगता है नविका जी कि आप आएंगे और लोगों का मताधिकार छीन लेंगे, लोगों को वोट करने के अधिकार से वंचित कर देंगे और बिहार शांत बैठेगा? अरे किस प्रकार की बात होती है भाई? ये कोई मुद्दा नहीं है नाविका जी, स्थापित हो गया है। बिहार के 7.5 करोड़ वोटर्स ने इस मुद्दे पे पूर्ण विराम लगा दिया है, पहली बात। दूसरा, संविधान दिवस पे अभी कह रहे थे, मतलब मुझे बड़ा ताज्जुब होता है नविका जी, बड़ा आश्चर्य होता है कि समाजवादी की पार्टी के नेता संविधान पे कुछ बोले, समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर अंबेडकर का नाम अपने मुंह से लें। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, आजम खान साहब कौन है? आजम खान साहब ने नविका जी ऑन रिकॉर्ड पब्लिक में बोला था कि बाबा साहेब अंबेडकर देश के सबसे बड़े भूमाफिया हैं,
वो कहते हैं ये जमीन मेरी है और आगे वाली जमीन भी मेरी है। कहा था कि नहीं कहा था? आप किस मुंह से बात करते हैं वंचितों की? आप किस मुंह से बात करते हैं पीडीओ की? मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। एकमात्र पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि एससी एसटी को रिजर्वेशन मिलना था प्रमोशन में, उसका विरोध किसने किया नाविका जी? एक पॉलिटिकल पार्टी थी, समाजवादी पार्टी ने एससी एसटी को आरक्षण ना मिले ये सुनिश्चित करने के लिए सदन में आवाज बुलंद किया था। मतलब सुधा मिश्रा जी, इनकी चिंता सिर्फ एक ही है गुरु प्रकाश जी, इनकी चिंता सत्ता है। सत्ता क्यों नहीं मिल रही और जल्दी कब मिलेगी, ये इनकी चिंता है। अब स्वयं पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ गए। स्वयं पुरोहित जी नमस्कार। ममता दीदी ने तो आज सारे देश को हिला दिया। उन्होंने कहा है कि हिला देंगी देश को, कोई भी एसआईआर करेगा, कोई भी बंगाल में आके कुछ कहेगा तो वो देश हिला देंगी। मैं पूछना चाहती हूं, क्या धमकी के अलावा कोई भाषा नहीं है? क्या धमकी की भाषा ही संविधान की भाषा है? और क्या आपके यहाँ जो बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है, इस पर आपका ख्याल नहीं गया? क्या ये भी संविधान की उपलक्ष्य में, संविधान दिवस के उपलक्ष्य में ये सब हो रहा है कि बाबरी मस्जिद और बाबरी मस्जिद बनाने की 6 दिसंबर की बात हो रही है? मैं पूछना चाहती हूं स्वयं पुरोहित जी, संविधान खतरे में क्यों है? सिर्फ इसलिए कि विरोधी दलों को कोई मौका नहीं मिल रहा कि किस तरह से ऐसे वैसे जैसे भी करके नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा सके? नहीं, देखिए तो आप तो दूसरा पक्ष को विपक्ष में खड़ा कर दे रही है। सत्ता को बेदखल कौन कर रहा है इस देश के अंदर में? चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो जितनी भी देश की विपक्षी पार्टियां हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में कभी अखिलेश यादव को अपने बेटे से लड़वाया, रामविलास पासवान जी को के जाने के बाद में कैसे चाचा भतीजा लड़े, महाराष्ट्र में कैसे चाचा भतीजा लड़ रहे हैं, कैसे सत्ता में ईडी सीबीआई इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग करके किस तरह से सत्ता को हथियाने का एक दौरा मापदंड भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज ये जो एसआईआर है, आपने जो आरोप लगाया एसआईआर के ऊपर में, बस आप मुझे बताइए, इतनी 30-32 से ज्यादा मौतें पूरे देश में हो चुकी है। जो बीएलओज हैं उनकी मौतें हो चुकी है। वो लिख रहे हैं कि आपको और इनके जो अधिकारी हैं वो फोन कर करके उनको धमकाते हैं कि आपको शोकॉज कर देंगे, आपकी नौकरी चली जाएगी। अरे भाई, इनके उत्तर प्रदेश में आज एक बीएलओ ने आत्महत्या की है। इसका जवाब, इसकी हत्यारा कौन है? अरे इतनी हड़बड़ी क्या है? ममता बनर्जी ने क्या कहा? किसी भी एलिजिबल वोटर का नाम हम नहीं कटने देंगे। ये क्या गलत है? एलिजिबल वोटर को नाम काटना क्या इलेक्शन कमीशन का काम है क्या? ये काम इलेक्शन कमिश्नर का नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर का काम है ज्ञानेश्वर कुमार जी का कि आप सर्वदलीय पार्टियों को एक साथ में एक चश्मे से देखें। आपके लिए भाजपा में और दूसरी विपक्षी पार्टियों में फर्क क्यों लग रहा है आपको? आप कभी भी सुनवाई के अंदर में स्वयं पुरोहित जी मुझे इतना समझा दीजिए, स्वयं पुरोहित जी मुझे इतना समझा दीजिए कि कितने वोटरों के घर फॉर्म नहीं पहुंचा है? आपके पास कहीं अंदेशा है कि कुछ लोगों को नहीं मिला या कुछ लोगों के नाम कट गए, कुछ मिला? ऐसा कोई एविडेंस है आपके पास? देखिए, ये माहौल किसने बनाया? नाम कटने की बात कहां से आ रही है? ये माहौल किसने बनाया है? नाम कटे हैं। मैं आपको डाटा दे रहा हूं ना, आप सुनिए ना। आपने जब स्पष्ट किया है, कुछ बिहार के अंदर में माथा बांगा बोल करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां बूथ में जहां पे 2002 की लिस्ट में 740 से ज्यादा वोटर थे, वो जो खसरा लिस्ट आई है उसके अंदर में 100 से ज्यादा 130-32 वोटर है। तो वो नाम हट गए हैं, तो वो बेचारे जो वोटर है वो खोज रहे हैं। अब 9 तारीख को एक लिस्ट आएगी, उसके बाद में इतनी परेशानी, इतनी जल्दबाजी क्यों है भाई? इसके पहले भी तो समरी रिवीजन हुआ है। आप करिए, कौन रोक रहा है आपको? आपके पास सारे इंस्टीट्यूशन है। संविधान आपको मानना नहीं है, क्योंकि आप जब आपकी इच्छा होगी आप 10 पर संविधान में ही तो लिखा है, संविधान में ही तो लिखा है कि इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि वो समरी इंटेंसिव रिवीजन करे, और ये पहली बार हो नहीं रहा, 8 बार पहले हो चुका है। कब सर्वदलीय बैठक हुई? अगर आपको लगता है, अंदेशा है कुछ लोगों का नाम हट गया, आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए, अभी तो समय है, अभी तो फाइनल हुई नहीं लिस्ट। लेकिन गुरु प्रकाश जी, ये माहौल, स्वयं पुरोहित जी बात कर रहे हैं माहौल की, ये माहौल कौन बना रहा है? ये संविधान के खिलाफ का माहौल कौन बना रहा है?
नहीं नविका जी, बहुत सही सवाल आपने इनसे पूछा था और आपने इनसे शुरुआत में ही कहा कि भाई दीदी कह रही हैं कि भाई हम हिला देंगे, समक्ष राष्ट्र को हिला देंगे। नविका जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक ऐसी धमकी पे। पिछले विधानसभा चुनाव में दीदी ने और उनके पार्टी वालों ने क्या कहा था, खेला होबे, आपको याद होगा। और मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है, वो आज भी हमारे स्मृतियों में है कि 2 मई को 2021 में जब इनके चुनाव के नतीजे आए थे तो खेला होबे के नाम पे पश्चिम बंगाल की सड़कों पे जो हिंसा का तांडव हुआ था, आपको याद होगा नविका जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आम लोग, दलित समाज के लोग, वंचित समाज की महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, क्या हुआ था, हिंसा के नाम पे रेप, अत्याचार। अभी संदेश खाली में क्या हुआ था, तो बहुत अच्छा किया आपने बोला कि भाई जब ये लोग धमकी देते हैं तो उस धमकी को पूरी संवेदनशीलता से सुनना चाहिए। अब जब ममता दीदी धमकी दे रही हैं और बार बार मैं इसको थ्रस्ट देके बोल रहा हूं, ये धमकी वाले लोग हैं, ये वार्निंग वाले लोग हैं और ये वार्निंग देते हैं। और पश्चिम बंगाल के गरीब, गुरबे, वंचित, शोषित, पीड़ित, शाहजहां कौन था याद है आपको, संदेश खली में इसी टीएमसी का ऑफिस बेरर था ना। शाहजहां कौन था, यह दलित समाज की महिलाएं कैद करके कस्टोडियल रेप कर रहा था। ये कहां था तब आपका संविधान का मर्यादा कहां गया था, तब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहां गई थी, तब दीदी का वो साहस कहां गया था आपका। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के ऑफिस बेरर्स, ये हिंसा का तांडव अब नहीं चलेगा, इसको स्वीकार करिए, इसको नोट करिए, इसको लिख लीजिए बात। और जहां तक संवैधानिक मर्यादा की बात है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि भाई संविधान ये लोग नहीं मानते हैं, आप क्या करोगे, क्या ये देश एक ही संविधान से चलेगा और उस संविधान को मानना आपका भी दायित्व है और ममता दीदी का भी दायित्व है और टीएमसी का भी दायित्व है। सुन लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। वो चाहे ममता बनर्जी क्यों ना हो, ममता बनर्जी और टीएमसी के आपके जो गुंडे हैं वो पुरोहित जी संविधान में ब्रेकडाउन कहाँ हो गया है, मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ, मुझे समझा दीजिए संविधान में ब्रेकडाउन कहाँ हुआ है। ब्रेकडाउन कहाँ हो गया, देखिए अभी देखिए 2021 से जब गुरु प्रकाश जी ने बात की, 2021 का चुनाव हारने के बाद जिस तरह से पश्चिम बंगाल के साथ में एक सौतेला व्यवहार किया गया, ममता बनर्जी को जिस तरह से कभी ईडी सीबीआई का डर दिखा करके, कभी ये करके कि जेल में डाल देंगे। मेरी बात सुनिए, अजीत पवार 70,000 करोड़ का आरोपी है, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, और आज वो रुपए बांट रहा है महाराष्ट्र में, और उनके बेटे ने जो जमीन खरीदी है स्टाम्प ड्यूटी तक पेमेंट नहीं की क्योंकि सरकार में बैठे हैं। ममता बनर्जी को हटाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार का करीब 2 लाख करोड़ रुपया आज तक बकाया है और आप 10,000 रुपए बांट रहे हैं राज्यों में। अरे तमाम स्कैम करते हो आप लोग और कहते हो कि भाई सौतेला व्यवहार होता है, इसको संविधान के क्या बात करते हैं भैया आप लोग। स्वयं प्रकाश जी, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं भाई, आप उस पार्टी में क्यों है, क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे अभी भी समझ नहीं आई कि लॉ एंड ऑर्डर कहां चला गया, संविधान कहां चला गया। मलूक साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप राष्ट्रीय प्रभारी हैं आरएलडी के, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सीधे तौर पर कि ममता बनर्जी पर ईडी सीबीआई के छापे कब पड़े हैं? मुझे तो नहीं याद कि कभी पड़े हों। अब ईडी सीबीआई की टीम किसी और को अगर इन्वेस्टिगेट करने जा रही है तो इससे ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस आरोप कैसे लगा सकती है कि संविधान खतरे में है। लेकिन मुझे याद है कि पिछली बार जब चुनाव के बाद, सही कह रहे थे गुरु प्रकाश जी, कि चुनाव के बाद जो वायलेंस हुई, कितने केसेस कोर्ट में गए सबको पता है, संदेश खाली हुआ, उसके बाद घटनाएं हुई, रामनवमी पे पत्थरबाजी, तमाम चीजें हुई, रेप के कितने केसेस हुए। संविधान खतरे में किसकी तरफ से हुआ? मुझे नहीं समझ आ रहा कि कभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंगाल में जाके संविधान को खतरे में कर दिया हो। सुनो नविका जी, अगर कुछ लोग अपराध करते हैं और चिट फंड में फ्रॉड करते हैं और सीबीआई में केस रजिस्टर्ड होता है, सीबीआई की टीम अगर पश्चिम बंगाल जाती है तो कलकत्ता में उनके खिलाफ पुलिस के द्वारा केस लगा के उन्हें बंदी करी जाती है और संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। अगर बंगाल में बाढ़ आती है और लोग भूखे मर रहे हैं, दवाइयों के लिए मर रहे हैं, और वहां के एमपी और एमएलए दूसरे दलों के एनडीए के उन्हें दवाई और खाना ले जाते हैं तो उनके सर फोड़े जाते हैं, लोगों को भूखा मारा जाता है, बगैर दवाई के मारा जाता है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ममता जी कहती हैं देश को हिला दूंगी। एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर छोटी सी चीज है, देश बहुत बड़ा
बड़ी चीज है। देश को हिलाओगे तो संविधान को हिलाने की बात करते हो। जब चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था बिहार में जो SIR हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट में केस गए, लोगों ने केस डाले, ऑब्जेक्शन डाले, रिट पिटीशन डाली। उसके बाद जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस के बाद अगर चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था में चुनाव कराती है और चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था को नहीं मानते, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते, तो कौन है जो संविधान को नहीं मानता? कौन है आज संविधान के दिन जो संविधान की धज्जियां उड़ाता है? एक नविका जी, आप एक बात कह रहे थे, मैं कह रहा हूं, अगर ये लगातार 3 बार पूरे देश में हारे, फिर दिल्ली में हारे, ये अपना यहाँ पे अपना पंजाब में हारे, मध्य प्रदेश में हारे, हरियाणा में हारे और महाराष्ट्र में हारे और अभी ताजा ताजा बिहार में हारे, कुछ तो बोलेंगे, ये कुछ तो बोलना ही है। कुछ बोल तो रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। ये एक रट लगा कर रखी है जो विरोधी पार्टियों ने। ये देश अब समझ गया। अब सवाल सुनिए सुधा मिश्रा जी। अनिल सिंह कानपुर यूपी से पूछ रहे हैं, जो खुद संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उन्हें संविधान खतरे में है कहने का क्या अधिकार है? नरेश कुमार पटना से कह रहे हैं कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में कहकर कब तक जनता को डराएंगे? 24 के चुनाव के बाद जनता सच समझ गई है। शिवराज वैद का पुणे से सवाल है, क्या राहुल गांधी की तरह ममता बनर्जी भी क्या खुद को संविधान से श्रेष्ठ समझने लगी हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं का विरोध कर रही हैं? सवाल यह है सुधा मिश्रा जी कि कांग्रेस जब ये सवाल उठाता है तो देश पूछता है कि अरे बाप रे बाप, अब आपसे संविधान का लेसन ले। 1975 में क्या हुआ? 38 to 42 अमेंडमेंट्स चले गए। शाबानो के केस में संविधान का आपने क्या किया? 88 बार 356 लगाकर आपने सरकारें डिसमिस की हुई हैं। आप देंगे लेक्चर संविधान खतरे में है? क्या बात है। आपका प्रश्न मतलब ये बता रहा है कि आप पत्रकार की तरह नहीं, आप एक एकांगी प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? संविधान की बात आप कर सकते हैं, मौजूदा सरकार कर सकती है, लेकिन कांग्रेस के लोग नहीं कर सकते, जिन्होंने संविधान के बनने से लेके उसके पहले से लेके इस देश के नींव में अपना बलिदान दिया है, वो नहीं कर सकते। ये प्रश्न पूछने का अधिकार अगर मैं पूछूं कि कैसे मिल गया, कि अगर मौजूदा सत्ता ये प्रश्न करे कि संविधान की ओर अच्छा कर रहा है, तो जिसने संविधान की नींव रखी, जिन्होंने बनने के लिए अपना बलिदान दिया, वो नहीं कर सकते। और जो लगातार संवैधानिक संस्थाओं पे बैठ के संविधान की हर दिन हत्या कर रहे हैं, वो उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व ले सकते हैं। क्या ही प्रश्न किया है आपने, मानना पड़ेगा। इस तरह से विपक्ष का काम होता है प्रश्न खड़ा करना। अगर हमें एक भी लगे इतने BLOs ने आत्महत्या कर ली, जबकि संविधान का जो आर्टिकल है 324 से 329, वो एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार इस देश में भारतीय होने के नाते देता है। तो जो BLOs मर रहे हैं, उनके अधिकार का क्या? आप जो बातें पूछ रही हैं, उन पर प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। अगर देश का संविधान, देश की न्याय व्यवस्था हमें यह अधिकार देती है कि हर व्यक्ति इस देश में अपने अधिकारों के लिए प्रश्न खड़ा कर सकता है, तो उन घरों के प्रश्नों को कौन उठाएगा जिनके ऊपर इतना प्रेशर डाला गया कि उनकी मृत्यु हो गई? आपको पूछना चाहिए ना, लेकिन आप वो प्रश्न नहीं करेंगे। आप लगातार कह रही हैं कि संविधान खतरे में कैसे है, जिस देश में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक भाजपा शासित राज्यों में संविधान को ही खत्म करने की बात करते हैं, और ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं जो कहते हैं 400 पार संविधान बदल देंगे। आप उनके नाम बताइए कौन से मुख्यमंत्री ने या कौन से मंत्री ने, नहीं आप नाम बताइए कौन से मुख्यमंत्री या मंत्री ने कहा है कि संविधान बदल देंगे, बता दीजिए ना। नहीं सुधा मिश्रा जी, मैं आपको कह रही हूँ, आपका मुद्दा मैं सवाल पूछूंगी, आप मुझे बता दीजिए किस मंत्री ने या किस मुख्यमंत्री ने कहा है। आप मुझे बताइए किस मुख्यमंत्री ने कहा। मैं अपनी बात रखूंगी, आप मुझे नहीं बताएंगे मुझे क्या पूछना है। आप अपनी बात रखेंगे, जो आपने ही बात रखी है, मैं आप ही की बात उठा रही हूँ। कौन से मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो संविधान बदल देंगे? मुझे जवाब दीजिए पहले आप सुधा मिश्रा जी, किसका? मैं अभी गुरु प्रकाश जी से इसका जवाब लूंगी। आप बताइए कौन से मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है? संविधान की रक्षा के लिए बैठी हुई हूँ, तो
अरे सुनिए, मुख्यमंत्री से लेके जितने लोगों ने 400 पार तो हुआ नहीं, लेकिन जहां आप बैठी हो वहां पे QI का जो स्तर है वो भी आप देख रही होंगी। तो अब AQI बढ़ने दीजिए। आपकी दिक्कत क्या है? आपकी दिक्कत है कि मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि संविधान बदल देंगे, या आपकी दिक्कत AQI है कि संविधान में AQI और सबका मिश्रण बना के कुछ भी बोलेंगी? आप अपना सवाल बताइए। आप मुझे एविडेंस दीजिए, किस मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश का संविधान बदल देंगे? बताइए किस मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनको छुपाने की कोशिश में ऐसे प्रश्न खड़े किए जाते हैं। सुन लीजिए, आपके पास इतने एविडेंस है कि उनको छुपाने के लिए नए प्रश्न। मलूक साहब, सुधा मिश्रा जी ने खुद कहा कि ऐसे मंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों में और मुख्यमंत्री हैं जो संविधान बदलने की बात करती हैं। आपको नहीं लगता उन्हें जब बताना चाहिए कौन सा मुख्यमंत्री है? देखिए सुनो नविका जी, डॉक्टर सुधा की गलती नहीं है। इनका तो नेता पार्लियामेंट से निकल के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी कहते हैं देश की इकोनॉमी डेड। 60 साल की कांग्रेस के समय में जो इकोनॉमी गई है उसे भी डेड बताते हैं। ये तो प्रश्न तो पूछो सुधा जी, पर प्रश्न ऐसे मत पूछो जो देश के खिलाफ जाए, कांग्रेस के खिलाफ जाए, 60 साल कांग्रेस के द्वारा बढ़ाई गई इकोनॉमी के खिलाफ जाए। प्रश्न तो पूछो, पर ऐसे प्रश्न मत पूछो जो पाकिस्तान के फेवर में जाए। ऐसे प्रश्न मत पूछो जो देश के खिलाफ जाए। मत पूछो, आप होते कौन है पूछने वाले? खिलाफ जाए। राहुल गांधी जी को कार्यकाल की बात जलेबी की फैक्ट्री में आप हमेशा 50,000 लोग राहुल गांधी जी को कहो जितने आप काम नहीं बिहार में राजनीतिक कत्ल की रात चल रही है और वो यहाँ दिल्ली में लड्डू और इमरती बना रहे हैं। ऐसे प्रश्न पूछो। यहाँ पे आप सुधा मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव में ये कर चुकी है। वो भ्रमित करने की कोशिश कर चुकी है कि संविधान बदल देंगे एडिटेड वीडियो डालकर। आपने आज 2025 के नवंबर 26 को संविधान दिवस पर अगर कहा है तो आपको यहाँ तो एविडेंस रखना चाहिए। एविडेंस है नहीं तो फिर अजीज खान साहब, मैं आपसे पूछूंगी कि ये गोलमोल क्यों कहा जाता है? आपको याद है कि किसी भी बीजेपी शासित राज्य के किसी मुख्यमंत्री ने कहा हो कि हम देश का संविधान बदल देंगे? कहिए ना, आप भी तो विपक्ष से हैं, आपने सुना होगा। आपने सुना है क्या? ऐसा किसी ने कहा है क्या? देखिए नाविका जी, जो बहुत ज्वलंत मुद्दा है उस पर हम बात करना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज जो देश का जो संविधान, यानी कांग्रेस से सहमत नहीं है आप? आपका अपना मुद्दा SIR का। सुनिए ना, अरे मेरी बात सुनिए। अरे भाई, अब आप मेरी बात सुन ले प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। अगर वोटर अपने वोट से वंचित रह गया, अगर यही परिस्थिति रह गई जिस तरह बीजेपी डिफेंड कर रही है ECI को चाहिए कि वक्त बढ़ाए कम से कम 4 महीना, ताकि जो वोटर हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम ऐड हो जाए। दूसरी बात, घुसपैठियों के बहाने इस तरीके से नैरेटिव सेट करना कि साहब पहले झारखंड में कहा, फिर बिहार में कहा घुसपैठिए, आप कह रहे जो 12 राज्य हैं उसमें घुसपैठिए। मैं कह रहा हूं जो घुसपैठिए का इशू है वो बीजेपी को 14 इतने सालों से, वो 14 से सरकार में, उसने घुसपैठियों पे क्या काम किया? क्या SIR से घुसपैठिए बाहर चले जाएंगे? ये मैं जानना चाह रहा हूं। SIR से गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए। गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए। और एक सवाल मेरी तरफ से भी कि ये जो BLOs की मौतें हो रही हैं और ये तमाम मुद्दा उठ रहा है, इस पर आपको नहीं लगता कि इन्वेस्टिगेशन करके तथ्य सामने आने चाहिए? कारण क्या है? नहीं, बिल्कुल। देखिए नविका जी, बहुत ही संवेदनशील विषय है और एक भी हत्या, किसी की भी हत्या हो, उस पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई भी पेश की जानी चाहिए। लेकिन देखिए, अभी आपके डिबेट को मैं सुन रहा था और बड़े संवेदनशील लोग हैं, अजीज साहब भी, सुधा जी, मैं सबकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। कहा कि भाई घुसपैठिए के विषय पे पिछले 11 सालों में हमने क्या किया? घुसपैठिया जो है 2014 में बना है क्या? टीएमसी के यहां साथी बैठे हैं, ममता दीदी का तो बयान है, आप जानते हैं। ममता दीदी ने सदन के पटल पे कहा है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया बढ़ रहा है। 1995 में सर्वानंद सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस तब बना था। घुसपैठिया का समस्या कोई 2011 से आया है ऐसा नहीं है। थोड़ा आप लोग इसको स्पष्टीकरण करिए। और कांग्रेस के मैं प्रवक्ता की बातों को सुन रहा था, कहा कि भाई पूछने का अधिकार किसने दिया? इतना अहंकार,
इतना अहंकार नविका जी, ये पूछने का अधिकार किसने दिया आपको, सोचना चाहिए। आप भी डरा रही हैं क्या ममता दीदी की तरह? हमको लगता है कि अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से पूछा था तो अर्जुन ने भी कांग्रेस पार्टी से परमिशन लिया होगा कि भाई हम पूछने जा रहे हैं, हमको आप दे दीजिए। यही अहंकार, यही घमंड, यही पाखंड कांग्रेस पार्टी के चूर चूर होने का कारण बन रहा है। नविका जी, यहां पटना में कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है, बड़ा ऐतिहासिक बिल्डिंग है, सदाकत आश्रम कहते हैं उसको। सदाकत आश्रम में कांग्रेस के ही लोग वहां पता है क्या कह रहे हैं? टिकट चोर बिहार छोड़। जो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी आए थे, कृष्णा अलवरू और तमाम जितने आए गए, आयाराम गयाराम हुआ, वो कह रहे हैं तो लोकतंत्र पे भाषण देने से पहले कम से कम अपने पार्टी के लोकतंत्र पे भी विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा विचित्र बात है। सुधा मिश्रा जी जवाब दीजिए। बिहार के लाल 25 साल बाद जब बिहार में चुनाव होते हैं, सीताराम केसरी बिहार के लाल, जब बिहार में चुनाव होता है तब आपको सीताराम केसरी याद आते हैं। इतिहास भूल गए क्या आप लोग? बिहार के पिछड़े समाज से आने वाले सीताराम केसरी को अपमानित करके भगाया था कांग्रेस पार्टी से आप लोगों ने। ये लोकतंत्र का सम्मान है क्या? बाबू जगजीवन राम आप कर रहे हैं, लगातार देश के हर एक पूर्वज का सम्मान करने वाले, जिनकी बातों को इस तरह प्रस्तुत करने वाले, जो संविधान की कोई बात नहीं मानते हैं, वो बात करेंगे, हमारे आपसे प्रश्न पूछेंगे। अहंकार की बात नहीं है यहाँ पे, बात है कि सत्यता को किस तरह रख सकते हैं आप लोग, और प्रश्न किससे पूछना है। घुसपैठिया कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, हमने कितने घुसपैठियों को बाहर निकाला, आप उसकी बात नहीं करते हैं। आपने कितना निकाला, आपके समय में कितने घुसपैठिया आए, आपने कितनों को बाहर किया। जब इसकी प्रश्न आती है तो संख्या अगर आप सुन लेंगे तो आपको भी हंसी आएगी। घुसपैठिया अगर आ रहे हैं तो निकाले क्यों नहीं जा रहे हैं? पिछले 11 वर्षों से। सुधा मिश्रा जी आप अपने मूल सवाल से पलट क्यों गई हैं? आपने तो कहा था कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने कहा है संविधान बदल देंगे। बताइए कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है? अरे मुख्यमंत्री नहीं, मैंने कहा उसके अधिकतर। अरे आप कैसी बात करती नविका जी? मुख्यमंत्री मैंने कब कहा? मैंने कहा कि भाजपा के नेता लोग कहा है। सुधा जी कैसी बात करती है? आप वस्तु को घुमा देती है। संविधान बदलना तो मैं घुमाती हूँ? आपने जो कहा, मैंने ये देखिए, मैंने झूठ बोला है, मलूक साहब, गुरु प्रकाश जी को सुनाई दिया, मलूक जी को सुनाई दिया, स्वयं पुरोहित को सुनाई दिया, डॉक्टर अजीज खान को सुनाई दिया। वो अजीज खान साहब ने सुनकर कहा कि मैं इस मुद्दे पर बोलूंगा ही नहीं, मैं असली मुद्दे पर बोलूंगा। वो बहुत समझदार हैं। लेकिन सुधा मिश्रा जी, आप किस तरह से बातों से पलट रही हैं, ये आज जनता ने देख लिया। आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ स्वयं पुरोहित जी। जसोत सिंह मेहरा का अल्मोड़ा उत्तराखंड से सवाल है। बार बार संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाकर विपक्षी दल क्या बाबा साहब अंबेडकर का अपमान नहीं कर रहे? आनंद बैनर्जी कोलकाता से पूछ रहे हैं, जब तक विपक्ष के मुताबिक चुनाव नतीजे नहीं आएंगे, क्या तब तक संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का खेल चलता रहेगा? ये कोलकाता से सवाल है, इसका जवाब दें। नहीं, देखिए, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की बात ऐसी है कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई का शिकंजा शुभेंदु अधिकारी पे सीबीआई का केस होता है, मगर वही शुभेंदु अधिकारी जब भाजपा में चले जाते हैं, आप देखिए, आपको पता होगा 23 से ज्यादा भारत के राष्ट्र में जो नेता थे, जब उनके ऊपर सीबीआई ईडी का नोटिस गया था, उनको चोर बोला गया था। आज हेमंत बिस्व शर्मा कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं अजीत पवार? कहाँ बैठे हैं? कैसे ऐसे 100 से ज्यादा नेता गिरा दूंगा मैं आपको आपके चैनल में, और आप एक पर भी पूरी बहस कभी नहीं कर पाएगी। मगर आप कभी भी ये नहीं बोलेगी कि ये इंस्टीट्यूशन कैसे, कौन इसको हैकल कर रहा है। इंस्टीट्यूशन का मतलब है मीडिया के। आज बीएलओ को मौत पर एक चैनल को डिबेट करनी चाहिए, उनके परिवार वालों की संवेदना को दिखाना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि इलेक्शन कमिश्नर, गृह मंत्रालय इस बात में संज्ञान ले कि वो जो लोग जो घर घर में घूम रहे हैं, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने परसों एक मीटिंग की करीबन 150 मिनट की मीटिंग में उन्होंने सबसे कहा कि जो बीएलएस जो घूम रहे हैं और उनके साथ उन्होंने चाय पिया है कि नहीं पिया, वोट रक्षा शिविर तृणमूल कांग्रेस गली गली में लगा रही है। हम संविधान के विरोध की बात नहीं करते हैं, हम लड़ाई लड़ते हैं गांधीवादी तरीके से। हम लड़ाई लड़ते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में कानूनी तरीके से। उसके बाद भी अगर इनकी तानाशाही नहीं रुकती है तो हम लड़ने गुजरात में। मलूक नागर साहब जवाब देना चाह रहे। मलूक नागर साहब, मिनट के लिए जी। मलूक नागर साहब जवाब देंगे। मलूक साहब नविका जी, इन्होंने 2 बार अजीत पवार का नाम लिया है।
इनकी शायद मेमोरी को रिकॉल करें, नहीं याद आता है तो सुने। अजीत पवार जी पे जितने भी करप्शन के केस थे, एसीबी ने उनको छोड़ा। परमवीर सिंह उस समय एसीबी के चीफ थे, मोदी जी से कांग्रेस की और शरद पवार की सरकार थी। तो आपने बोला 70,000 करोड़ का चोर किसने बोला भाई? अरे आपने, अरे आपकी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टी के समय वो इंक्वायरी पूरी हुई है। आप झूठ बोल रहे हैं। आप ममता जी को कहो धमकाना बंद करें। आप ममता जी को बोलो संविधान की रक्षा करें। आप ममता जी को बोलो जब बाढ़ में लोगों को खाना दिया जाता है, दवाई दी जाती है, तो उनके सर ना फोड़ें। अजीत पवार जी के केस कांग्रेस के सरकार खैर अजीत पवार जी का मुद्दा तो सही उठाया है, लेकिन ये मुद्दा अब पुराना हो गया है। सवाल आज का है 2025 के अगर संविधान दिवस की बात हो रही है तो इस वक्त संविधान कहां से खतरे में है, ये स्वयं पुरोहित जी नहीं प्रूव कर पाए, ये प्रूव नहीं कर पाए सुधा मिश्रा जी। लेकिन सवाल जनता पूछ रही है। राजीव रंजन गया जी बिहार से पूछ रहे हैं कि 2024 लोकसभा के चुनाव में शायद संविधान खतरे में है वाला कार्ड कुछ हद तक चला, इसलिए क्या फिर विपक्षी पुराना राग गाने लगे हैं? ये भी सवाल है। सवाल एक और भी हमने पूछा जिस पर हमने सर्वे कर डाला, क्या सचमुच संविधान खतरे में है या फिर मोदी विरोधियों की सियासी दुकान खतरे में है? 30,000 लोगों ने जवाब दिया इस सर्वे में। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है 18%। विपक्षी दल झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं 79%, कह नहीं सकते 3%। लगभग 80% लोग मानते हैं कि ये झूठा नैरेटिव है। संविधान अपनी जगह है और जो कांग्रेस पार्टी संविधान में 88 बार राज्य सरकारों को गिरा चुकी है, राष्ट्रपति शासन लगा चुकी है, जो शाहबानो जैसी एक बेवा को, एक डाइवोर्स्ड लेडी के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आने के बाद उसे उल्टा कर सकती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात किस मुंह से कर रही है? ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। आज इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। लेकिन आज दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान में हमारे हक हैं, लेकिन हमारे कुछ फर्ज भी हैं, हमें उन पर भी ध्यान देना चाहिए। राइट्स आर नॉट इनफ, ड्यूटीज, हमें ड्यूटीज भी निभानी है। और आज यही है इस देश के हर नागरिक के लिए सबसे बड़ा एक लेसन। नमस्कार।